हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मूला रिवीजन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। चैप्टर के सारे वीडियोस आपको चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार जाके टॉपिक वाइज विजिट कर लीजिए। आज का हमारा एजेंडा होने वाला है फॉर्मूला रिवीजन। फॉर्मूला रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो चैप्टर का नाम है वही, और चैप्टर का नाम है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। तो जो पहला फॉर्मूला हम लोग देखेंगे वो फॉर्मूला हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी? जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो डेफिनेशन में भी बताया था कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करेंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या कहलाता है इलेक्ट्रिसिटी। इसकी डेफिनेशन से ही इसका फॉर्मूला यहाँ डिराइव होता है, करंट के अपॉन में टाइम। ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। करंट का रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं आई से और टाइम का रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग टी से। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल्स टू आई के अपॉन में टी। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला इलेक्ट्रिसिटी का। जनरली ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है कि गलती से एक आध क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है, वरना नहीं आता है। ये क्लियर है? इसके कॉन्सेप्ट में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड हम लोग बात करते हैं, यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है करंट का। इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है करंट का, जिसका रिप्रेजेंटेशन ऊपर हम लोग आई से ऑलरेडी कर चुके हैं। जब हम करंट के बारे में बात करते हैं तो करंट की डेफिनेशन से हम लोग क्या समझते हैं कि करंट की जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो क्या कहलाती है? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसे हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। ठीक है। सो सिंपली जो चार्जेस हैं वो रिप्रेजेंटेशन, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। सो सिंपली जब हम चार्जेस के बारे में बात करते हैं तो चार्जेस का रिप्रेजेंटेशन होता है क्यू से। ये क्यू कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, दोनों ही क्यू करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और करंट का रिप्रेजेंटेशन होता है आई से। तो वेरी सिंपली मेरा आई किसके बराबर हो जाएगा? क्यू के अपॉन में टी के बराबर हो जाएगा, जहां पर क्यू मेरे चार्जेस है और टी मेरा क्या है? टाइम है। इतना क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं है। जब हम चार्जेस के बारे में बात करते हैं तो क्यू का जो एसआई यूनिट होता है वो कुलाम्ब होता है। क्या होता है बेटा? कुलाम्ब। और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड, जिसे मैं लिख सकता हूँ सी के अपॉन में एस भी। ना क्लियर है? इस हिसाब से मेरा जो करंट होता है उसकी यूनिट बन जाती है कुलाम्ब पर सेकंड। क्या बन जाती है करंट की यूनिट? कुलाम्ब पर सेकंड। जब हम एसआई यूनिट ऑफ करंट की बात करते हैं तो मेरा जो करंट का एसआई यूनिट होता है वो एसआई यूनिट हो जाता है एम्पियर। क्या हो जाता है बेटा? एम्पियर। बहुत सिंपल सा मतलब यहाँ पर एम्पियर होने का ये है कि जब आप लोग बात करेंगे तो 1 एम्पियर, क्या 1 एम्पियर मेरा किसके बराबर हो जाएगा? 1 कुलाम्ब के अपॉन में 1 सेकेंड के बराबर हो जाएगा। ये वाली वैल्यू भी आपको याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में पूछी जा सकती, कभी कभी फॉर्मूला में यूज भी करना पड़ सकता है। इतना समझ में आया? तो मेरा 1 एम्पियर किसके बराबर हो जाएगा? 1 कुलाम्ब के अपॉन में 1 सेकेंड के बराबर हो जाएगा। अब जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें एक चीज और करना पड़ेगी। वो चीज हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हमें बहुत बार क्वेश्चंस मिनी एम्पियर में दिए जाएंगे। काय में दिए जाएंगे? मिनी एम्पियर में। तो जो आपका 1 एम्पियर होता है, क्या होता है बेटा? 1 एम्पियर होता है, उसके अंदर टोटल 1000 मिनी एम्पियर होते हैं। कितने मिनी एम्पियर होते हैं? 1000 मिनी एम्पियर होते हैं। यही रीजन है कि जब भी आप किसी भी वैल्यू को मिनी एम्पियर से एम्पियर में कन्वर्ट करोगे, काय में कन्वर्ट करोगे? इधर ध्यान दो। जब भी कोई भी वैल्यू मिनी एम्पियर से एम्पियर में कन्वर्ट होगी तो यू ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय, तो किस चीज से? 10⁻³ से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ मिनी एम्पियर इज गिवन, जब भी आप उसका मल्टीप्लिकेशन 10⁻³ से करेंगे तो इट इज ऑलवेज गेट कनेक्टेड इन कन्वर्टेड इनटू एम्पियर। तो ये कन्वर्जन हम लोगों को याद होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिसिटी और करंट, इन दोनों के फॉर्मूला में कोई समस्या है क्या? दोनों फॉर्मूलाज अच्छे से समझ में आए? इसके बाद जब हम अगले फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला निकल करके आता है थर्ड वाला, वो थर्ड वाला फॉर्मूला मेरा यहाँ से निकल करके आता है चार्ज का। चार्ज हम लोग जानते हैं कि चार्ज क्या होता है बेटा? तो जो चार्ज होता है उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं क्यू से। किससे रिप्रेजेंटेशन करते हैं? क्यू से। मैं सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूँ शॉर्ट में। चार्ज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं क्यू से, और चार्ज जो होता है, क्यू जो होता है, वो मेरा फॉर्मूला बराबर होता है किसके? N इंटू ई के। किसके बराबर होता है? N इंटू ई के। N क्या है? N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स, और जब मैं E के बारे में बात करता हूं तो ये एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना क्लियर है? तो मेरा जो चार्ज होता है Q वो किसके बराबर हो गया, N × E के। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E मेरा होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर। इतना क्लियर है? चार्ज के फॉर्मूला में कोई समस्या है? ये तीनों फॉर्मूलाज अच्छे से समझ में आए। जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला फॉर्मूला जो मेरे पास निकल के आता है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है, और वो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। इसका फॉर्मूला होता है, हम बिल्कुल सीक्वेंशियली आगे चल रहे हैं जिस तरह से हमने ये चैप्टर पढ़ा है। जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस के या पोटेंशियल के, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के फॉर्मूला सेम होते हैं। दोनों के फॉर्मूला क्या होते हैं? सेम होते हैं। हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का रिप्रेजेंटेशन V से किया जाता है। किससे किया जाता है? V से। और ये इसका फॉर्मूला बराबर होता है V = W/Q, क्योंकि मैं जानता हूं पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन फील्ड इन from one point in electric field to the another point in electric field. जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा तो the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point in electric field, वो क्या कहलाएगा? आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो V किसके बराबर हो जाता है? W/Q के बराबर हो जाता है। इसमें किसी को कोई समस्या है क्या? W क्या है? W वर्क है। क्या है W? वर्क। और Q क्या है बेटा? चार्ज है। क्या है? चार्ज। मैं जानता हूं वर्क की SI यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वर्क? जूल। और चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? कूलम। इस हिसाब से मेरा पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या बन जाता है? और SI यूनिट बेटा क्या बनेगी? पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या होती है? देखो, यूनिट तो बन गई जूल पर कूलम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, और SI यूनिट होती है वोल्ट के बराबर। किसके बराबर होती है? इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आप और लिख सकते हैं, जो डिवाइस यूज किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, उस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं? वो डिवाइस मेरा कहलाता है वोल्ट मीटर। क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ही वो डिवाइस है जिस डिवाइस से मैं क्या करता हूँ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया? इसमें कोई समस्या है? सेम फॉर्मूला, सेम SI यूनिट, सेम डिवाइस इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वेल एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इतना क्लियर है? इसमें कोई समस्या तो नहीं है? जब हम नेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं तो मेरा जो नेक्स्ट फॉर्मूला निकल करके आता है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे जाते हैं वैसे वैसे चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है ओम्स लॉ। कौन सा लॉ? मैं एक फटाफट स्टेटमेंट बोल के बता देता हूँ ओम्स लॉ के बारे में हम लोग क्या जानते हैं। तो ओम्स लॉ के बारे में हम ये जानते हैं कि अगर किसी भी कंडक्टर में उसकी फिजिकल कंडीशंस समय के साथ चेंज नहीं हो रही हैं तो उसके अंदर फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट उसके पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मान लो एक कंडक्टर है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर थोड़े समय के लिए सेम रहता है तो इसमें जितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उतना ही करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। ये फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ का। मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो इसमें एक R कांस्टेंट लग जाता है, तो यहां से मुझे पोटेंशियल का एक फॉर्मूला और मिल जाता है, V = IR। ठीक है, तो यहां से पोटेंशियल का एक फॉर्मूला और मिल गया, V = IR, और पोटेंशियल का एक फॉर्मूला मेरे पास ऑलरेडी है, V = W/Q। इतना क्लियर है? इसमें कोई समस्या तो नहीं है? यहीं से आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हो। जो छठा फॉर्मूला हो जाएगा वो फॉर्मूला का हो जाएगा? रेजिस्टेंस का हो जाएगा। और क्या फॉर्मूला बनेगा रेजिस्टेंस का? तो यहीं से डिराइव कर लो। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, काय में कन्वर्ट हो जाएगा? डिवाइड में। तो V के अपॉन में I, मतलब पोटेंशियल के अपॉन में करंट। ये किसका फॉर्मूला हो गया? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया? इसके अलावा मैं रेजिस्टेंस के रिलेटेड एक चीज और जानता हूं कि मेरा जो रेजिस्टेंस होता है वो किसी भी कंडक्टर के लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसी भी कंडक्टर की लेंथ से। तो मेरा जो रेजिस्टेंस होता है वो किसी भी कंडक्टर की लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उसके एरिया से कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हम लोग जानते हैं कि अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा और एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो आपको R का एक फॉर्मूला और मिलेगा, R = ρL के अपॉन में A। ये L लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे, ठीक है?
R इज इक्वल टू रो L के अपॉन में, रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है, क्या होता है। इसी फॉर्मूला से हम एक फॉर्मूला और डिराइव कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला हम इस फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी यानी रो का फॉर्मूला यहाँ से डिराइव हो जाएगा। जरा थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर फोकस करेंगे सभी लोग, देखो इधर, यहाँ पर एरिया डिवाइड में है, इधर जाएगा काय में कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और लेंथ यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगी काय में कन्वर्ट हो जाएगी डिवाइड में। तो मेरा रो का फॉर्मूला क्या बनेगा, रो का फॉर्मूला बनेगा आर ए के अपॉन में एल। क्या बनेगा, आर ए के अपॉन में एल। ये हो गया आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, या फिर स्पेशल रेजिस्टेंस भी इसी को कहा जाता है, सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसी को कहा जाता है, और रेजिस्टिविटी भी इसी को कहते हैं। इतना क्लियर है। अच्छा, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम होती है, क्या होती है, ओम, जिसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ देखो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट हो गया ओम, क्या हो गया, ओम। मैं सीधा ओमेगा लिख रहा हूँ भाई। एरिया की ऐसा यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर। एक मीटर से एक मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से रो की जो ऐसा यूनिट है वो क्या बन जाएगी, ओम मीटर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये क्या हो गई, एसआई यूनिट हो गई। किसकी एसआई यूनिट हो गई, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। किसकी एसआई यूनिट हो गई, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। यहां तक समझ में आया। फिर रेजिस्टेंस से रिलेटेड दो फॉर्मूलाज और हैं। जब आपका रेजिस्टेंस सीरीज में है, जब आपका रेजिस्टेंस काय में है, रेजिस्टेंस इज इन सीरीज। जब भी आपका रेजिस्टेंस सीरीज में है तब रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। एक चीज ध्यान रखना, रेजिस्टेंस की वैल्यू सीरीज में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पैरेलल। इज इट क्लियर? अगर आपका रेजिस्टेंस सीरीज में है तो उसका वैल्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पैरेलल। अगर रेजिस्टेंस आपने पैरेलल में लगा रखा है, काय में लगा रखा है आपने रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल। सीरीज पैरेलल तो समझ में आता है, कोई कंफ्यूजन है क्या सीरीज पैरेलल में, कि सर सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, हमें नहीं पता। राधिका नहीं पता, पता है सीरीज पैरेलल पता है भाई? चलिए देखो फिर, तो पैरेलल में 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये हो गया आपका फॉर्मूला काय में, पैरेलल में। काय में हो गया, हमारे घरों के जो अप्लायंसेस हैं वो पैरेलल में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखें। सीरीज में क्यों कनेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर एक अप्लायंस खराब हुआ तो सारे के सारे अप्लायंस एक साथ क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि हमारे घर के अप्लायंसेस खराब हो जाए। दैट इज व्हाई हम लोग इसे काहे में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। रेजिस्टेंस तक चीजें समझ में आई। अब रेजिस्टेंस की वजह से हीट का लॉस होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस की वजह से हीट का लॉस होता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये 10 के 10 फॉर्मूलाज लिख लिए, लिख लो, उसके बाद फिर मुझे बोर्ड क्लीन करना पड़ेगा। कॉपी करो इनको जल्दी से। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में थोड़ा सा, नेक्स्ट फॉर्मूला अलग किस्म का फॉर्मूला है, जिसे पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर। अब हम लोगों ने क्लास 9th में पावर के बारे में पढ़ा है। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। मतलब अगर आप काम कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। काम करोगे किसके रिस्पेक्ट में करोगे, टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे। तो पावर का फॉर्मूला जनरली क्या होता है, आर यू श्योर अबाउट वर्क अबाउट टाइम? सोचो सोचो, देखो पन्ने पलट के, क्या होता है पावर का फॉर्मूला? क्या वर्क अपॉन टाइम ही पावर का फॉर्मूला है? P इज इक्वल्स टू पावर, इलेक्ट्रिक पावर। क्या होता है फॉर्मूला? तो हमने क्लास 9th में क्या पढ़ा है कि मेरा जो पावर होता है वो होता है वर्क के अपॉन में टाइम। क्या होता है, वर्क के अपॉन में टाइम। अब इसी फॉर्मूला से हम पावर के सारे फॉर्मूलाज को डिराइव करेंगे, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जो W होता है ना, V के केस में हमने एक फॉर्मूला देखा, V इज इक्वल्स टू W के अपॉन में Q। देखा ऐसा एक फॉर्मूला। तो यहां से मैं जानता हूं कि मुझे W का वैल्यू क्या मिल जाएगा, VQ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जब मैं इस VQ की वैल्यू को वहां रख दूं तो मेरा इलेक्ट्रिक पावर यानी कि P किसके बराबर हो जाएगा, W की जगह आ जाएगा VQ, यहाँ आ जाएगा T। तो क्या मेरा इलेक्ट्रिक पावर का एक फॉर्मूला VQ के अपॉन में T बनेगा?
पावर का एक फॉर्मूला वी क्यू के अपॉन में टी होगा या फिर नहीं होगा? हो जाएगा पावर का एक फॉर्मूला, ये समझ में आया। अच्छा, क्यू के अपॉन में टी क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होता है? करंट। क्या होता है? तो इस हिसाब से मेरा पावर किसके बराबर हो जाएगा? वी आई के बराबर हो जाएगा। ये पावर इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहा हूँ। कौन से पावर की बात हो रही है? इलेक्ट्रिक पावर की बात हो रही है। वी आई समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया हो तो बताओ। इतना क्लियर है भैया? हाँ जी कि ना जी? इतना समझ में आया? अब यहाँ से हम लोग हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं क्या? यहाँ से हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला डिराइव हो सकता है क्या? देखो, मान लो कि टी टाइम में, कौन से टाइम में? टी टाइम में पावर डिसिपेशन हो रहा है। तो कितना पावर डिसिपेशन होगा? ये मेरा पावर है, और कितने टाइम में डिसिपेट हो रहा है? टी टाइम में डिसिपेट हो रहा है। डिसिपेट का मतलब वेस्ट हो रहा है। कितने टाइम में हो रहा है? टी टाइम में हो रहा है। तो यहाँ जो हीट है वो किसके बराबर हो जाएगी? H इज इक्वल्स टू वी आई टी के बराबर हो जाएगी। H इज इक्वल्स टू वी आई टी के बराबर हो जाएगी। वी आई टी क्या है? हीट डेसिपेशन। क्या है? हीट डेसिपेशन। जितनी हीट क्या हो रही है? जनरेट हो रही है। अब इस V को देखो, ये V फिर से ओम्स लॉ दिख रहा है। ओम्स लॉ के लिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? V की जगह IR लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? तो H मेरा किसके बराबर हो जाएगा? IR/IT के बराबर हो जाएगा। I इंटू आई क्या हो जाएगा? I का स्क्वायर हो जाएगा। तो H इज इक्वल्स टू I² RT हो जाएगा। ये फॉर्मूला किसका होता है बेटा? हीट का होता है। और इसी को क्या कहते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ये क्या है? ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सारे फॉर्मूला समझ में आए? शुरू से लेके अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े, किसी भी फॉर्मूला में कोई डाउट तो नहीं है? चलो, ये वाले फॉर्मूले को भी कॉपी कर लो। ठीक है।